नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए डटी रही। कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव नजर आ रहे हैं और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिले में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। साथ में लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो की, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। लोगों में पीएम की एक झलक पाने के लिए गजब का उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, ग्रामीण और महिलाएं सभी लोग मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में किसान गरीब, युवा बदहाल थे, आतंकी हमले होते थे। आज मजबूत सरकार है। बीजेपी राज में राजस्थान नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। कांग्रेस को गरीबों, वंचितों और युवाओं की कभी परवाह नहीं थी। कांग्रेस ऐसी है, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो परिवार वाली पार्टी है, दूसरा भ्रष्टाचार। वहीं घोषणा पत्र को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करता है। ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र है और आज वामपंथी और कम्युनिस्ट भी इसका हिस्सा है। हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर से आज चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राम राम से मंच पर पहुंचकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने का प्राथमिकता दिया। यह विपक्षी गठबंधन भी कमीशन के लिए है, जबकि एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा। इस साल रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं
जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है। जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं, तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। वहीं दिल्ली में सीबीआई की टीम ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में देश की राजधानी में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम इलाके में स्थित एक घर से 3 नवजात शिशुओं को बचाया गया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही बता दें कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मानव तस्करी के इस काले धंधे में कई लोग शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि नवजात बच्चों को काले बाजार में वस्तुओं के रूप में खरीदा और बेचा जा रहा था। सीबीआई फिलहाल इसमें शामिल सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है, जिसमें बच्चों को बेचने वाली महिलाएं और खुद खरीदने वाले दोनों शामिल हैं। सीबीआई ने एनसीआर में 7 से 8 बच्चों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए गए लोगों में एक अस्पताल का वार्ड बॉय, कई अन्य महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही करीब 10 बच्चे बेचे गए और कुल मिलाकर 7 लोगों को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान के जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस सरकार ने आम लोगों पर अत्याचार किया है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के दम पर हमें आजादी दिलाई। इतने सालों बाद आज चारों तरफ अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। आगे कहा कि आज संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए
कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। चारों ओर वहीं बीजेपी की 45वां स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद नरेश बंसल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस अवसर पर हम कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि इस स्थापना दिवस पर तीसरी बार हम प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे और मोदी को पीएम बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार 2014 और 2019 में जो विजय मिली थी उससे बड़ी विजय दिलाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर टिहरी में प्रचार प्रसार तेजी के साथ शुरू हो चुका है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने आज कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी और इस बार 400 के पार होगा। वहीं अगली खबर नैनीताल से जुड़ी हुई है, जहां जनहित संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने ई रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध किया है। दरअसल नैनीताल माल रोड में चल रहे ई रिक्शा का किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इसे लेकर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि किराया बढ़ाए जाने से जहां गरीब तबके के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, तो वहीं रोजमर्रा स्कूली छात्रों सहित बुजुर्गों को भी दिक्कतें होंगी। साथ ही जनता भी इसका विरोध कर रही है। के चलने के पश्चात संस्था की जानकारी में ये बात आई है कि जो 10 रुपये पर व्यक्ति किराया रिक्शे के द्वारा ई रिक्शे के द्वारा लिया जा रहा है और नगर पालिका उसको 10 की जगह पर 20 रुपये करने जा रही है। इसका जनहित संस्था घोर विरोध करती है और घोर विरोध इसलिए करती है कि तल्लीताल मल्लीताल जाने के लिए कोई भी और वैकल्पिक व्यवस्था पब्लिक के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए कोई नहीं है। 10 रुपये की जगह पर 20 रुपया। मसूरी में व्यापार मंडल द्वारा लाइब्रेरी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी के मुख्य मार्गों के साथ ही संपर्क मार्गों पर भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और सड़कों को खोदकर उस पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई है और वहां से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही धूल ही धूल चारों ओर फैल रही है, जिसको लेकर आज व्यापार मंडल द्वारा लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक खस्ता हाल सड़क के शीर्ष मरम्मत की मांग की गई और वहां पर टाइलें लगाने का विरोध किया गया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए खटीमा का शासन प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है। खटीमा क्षेत्र का बॉर्डर एरिया हो या उत्तराखंड यूपी बॉर्डर हो या फिर चंपावत बॉर्डर हो, हर जगह एसएसटी और एफएसटी टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही खटीमा से आने जाने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आचार संहिता लागू हुई थी तो हमारी एसएसटी टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो हमारी यहाँ पर खटीमा में 9 है। 3 एट ए टाइम अलग अलग जगह में काम करती है। 8 घंटे में मतलब राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है। इसी तरह हमारी 9 एफएसटी की टीम्स हैं जो 3 जगहों में लगी हुई है और वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है 8-8 घंटे में। तो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल है और जो भी आचार संहिता का उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सीविजिल ऐप हमारा चल रहा है। जो भी कंप्लेंट अगर सीविजिल में आती है तो उसके समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जाता है। जनपद रुद्रप्रयाग में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने
उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपादित कराने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और मीडिया निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने में निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है, जिसके लिए उन्होंने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। लगभग सभी बूथों में हमारी तैयारी हो चुकी है और हमारे जो भी दिव्यांग वोटर है प्लस 85 प्लस वोटर है उनके लिए स्पेशल डे हमने जो कि होम वोटिंग के लिए किया हुआ है। इसमें 85 प्लस हमारे 1563 हमने उनको पोस्टल बैलेट जारी किए थे उसके लिए आवेदन के लिए, और इसी प्रकार से 2310 विकलांगों के लिए जारी किए थे। उसमें से हमारी लगभग 335 85 प्लस और 67 ये हमारे PWD वोटर्स के आवेदन हमें आकर के स्वीकृत हुए। उनके लिए हमारी होम वोटिंग हमारी टीम बन गई, 33 टीम हमारी बनी हुई है पूरे ज़िले में। 8 तारीख से शुरू होगी और वो 10 तारीख तक हमारी वोटिंग के लिए घर घर जाकर के पोलिंग टीमें वहाँ पे कार्रवाई करेगी। खबर विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत देर रात टैक्सी स्टैंड के पास की है, जहां लोडर वाहन में आग लग गई। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है, लेकिन आग बुझाते समय पुलिस या फायर ब्रिगेड की टीम ने जले हुए इस वाहन में झांकने की जहमत तक नहीं उठाई। सुबह सवेरे जब स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो इस जले हुए वाहन में एक शव को देखते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद जानबूझकर शव को इस वाहन में डालकर उससे आग लगाई गई है। फिलहाल पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं। सोनभद्र में आचार संहिता लगने के बाद भी परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई, जहां मालगाड़ी पर लोग सवार होकर जा रहे थे। पैसे के लालच में आकर ये यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं। सोनभद्र में आरटीओ विभाग की इस लापरवाही ने आचार संहिता के खुलेआम धज्जियां उड़ा दी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस मौके पर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज विकास क्रांति पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सभी साफ छवि वाले उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। और इससे पहले 16 लोगों की लिस्ट जारी की थी, आज 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। सवा सौ से 150 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की कैंडिडेट एक हमारे साथ में है, ज्योति सिंह, जो हम बगल में बैठी है चतुर्वेदी जी के। तो ऐसे हमारे 26 कैंडिडेट आज के डेट में मैदान में हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हर हफ्ते में मैं लिस्ट जारी कर रहा हूं और 125 से 150 तक पहुंचूंगा और न एनडीए की सरकार बनने दूंगा न इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दूंगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। सर जी, बहुत बड़ी चुनौती है, इस तरह आप कह रहे हैं कि सपा जी, आदमी इंसान जब पैदा होता है सबसे बड़ी चुनौती तो पैदा होते ही हो जाती है, उसको दुनिया में रहना होता है। तो हमारे लिए भी चुनौती, हमने पार्टी बनाई नवंबर 2023 में। हमने पार्टियां हजारों बनी हैं, आपको पता है, लेकिन हमने कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए पार्टियां नहीं बनाई है। कांग्रेस जिला कार्यालय गांधी मैदान में कांग्रेस का चुनावी न्याय रथ का शुभारंभ हुआ। इससे लेकर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि न्याय रथ के माध्यम से कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। साथ ही न्याय रथ चुनाव के दौरान रायपुर लोकसभा के सभी क्षेत्र में भ्रमण करेगी। इसको लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि घोषणा पत्र को न्याय पत्र के रूप में जारी किया गया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। किसान न्याय को लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस फसलों पर एमएसपी गारंटी लेकर आई है। पिछले 10 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उनका दमन करके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने ग्वालियर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक को टिकट मिलने के बाद हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फिर से जो है कांग्रेस पार्टी ने
अपना दांव खेला है और बड़ा विश्वास यहाँ पर जताया है। बड़े जी बताएं थोड़ा किस तरह से जो है देखते हैं, क्योंकि आप अभी हाल ही में आपने चुनाव में मात खाई थी, लेकिन अब चूंकि पार्टी ने दोबारा से एक बार बड़ा भरोसा जताया, आपके ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला है। लोकसभा चुनाव को किस तरह से चुनौती में लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है काफी उत्साह में है, उनके कार्यकर्ता तमाम सारे उत्साह में है। जी शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता पर उन्होंने ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना भरोसा जताया। जहां तक टिकट के विलंब से निर्णय होने की बात है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सत्य के रास्ते में कठिनाइयां तो आती हैं, पर विजय हमेशा सत्य होता है और इस बार भी ग्वालियर में कुछ ऐसा ही देखने को कांग्रेस ने बहुत देर कर दी टिकट वितरण करने में, आपको नहीं लगता कितना कम समय बचा है आपके पास, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा लगातार चुनाव प्रचार में है? देखिए, वो चुनाव प्रचार में है, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार अपने परिजनों की सेवा में है। मेरे लिए तो 24/7 ही सेवा होती है, सेवा भाव होता है और अपने सेवा के कर्म को ही मैं अपना धर्म मानता हूं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय मिला कितना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है, ये राहुल गांधी के ऊपर सीधा तौर पर हमला किया है नरोत्तम मिश्रा ने। देखिए, आप जानते हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों अलग हैं और जुमलेबाजी में तो उनसे कौन जीत सकता है। हम तो सत्य की राह पर हैं और सत्य की राह पर मौन होकर ही काम किया जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को इस बात पे माधव सिंधिया कांग्रेस में रहे तब तक कांग्रेस यहाँ से जीतती रही, क्या वही इतिहास अब इस बार दोहराया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता और ना ही ज्योतिषाचार्य है, पर मुझे। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास शाजपुर लोकसभा सीट को लेकर है, जहां बीजेपी उम्मीदवार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अरनिया कला प्रचार के लिए पहुंचे। यहां हमारे संवाददाता अशोक मीना ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सज्जन वर्मा के बयान पर पलटवार किया और क्या कुछ कहा है, सुनिए। में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी आए हुए हैं और महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, दोबारा टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को 2043 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2014 से निरंतर काम कर रहे हैं। देश की ऐसी समस्याएं जो देश की प्रगति में बाधक थी, उन सारी समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया। साथ ही देश में रहने वाली भारतीय संस्कृति के अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राम मंदिर की स्थापना की। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अरब कंट्री में भी राम मंदिरों की स्थापना होने लगी है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास कार्य किए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। इस बार के बजट में देश के विकास कार्यों के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आने वाले समय में ये विकास की गंगा बहेगी और देश में जब विकास होगा तो काला पीपल में विकास होगा और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में विकास होगा। इन्हीं कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ का माहौल देखकर हम लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। ऐसा लग रहा है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता ने स्वयं अपने हाथ में चुनाव की बागडोर ले ली है और जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी विराजमान हों। जैसा कि आपने विकास की बात कही है और जिस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी पिछले 18 सालों से कॉलेज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आष्टा और सुजालपुर के बीच में कॉलेज नहीं है, बच्चियां पढ़ नहीं पाती है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किस प्रकार से बेटी पढ़ पाएगी जब कॉलेज ही नहीं है? तो ये विषय पहली बार मेरे नॉलेज में आया है आपके माध्यम से, और यदि अरनिया कला के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज खुले तो निश्चित रूप से खुलेगा।
काला पीपल को जो भी उपलब्धि मिली है, जो भी विकास कार्य हुआ है, जो भी योजनाएं आई है, वो सब भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। पहले भी जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी जो विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो यहाँ जो गर्ल्स कॉलेज की जो समस्या है उसका निराकरण बिल्कुल समय रहते किया जाएगा। क्या हम ये मान के चले कि अगर आपको पुनः मौका मिलता है सेवा करने का तो अरनिया कला में कॉलेज बनेगा? निश्चित रूप से अरनिया कला में कॉलेज बनेगा, और अगर लोगों की डिमांड है निश्चित रूप से वो मुझसे मिले, मुलाकात करें, मुझे ज्ञापन दें और उसी आधार पर तय किया जाएगा कि कितना बड़ा कॉलेज बनना चाहिए। ये सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने कहा है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित ही अरनिया कला में कॉलेज बनवाऊंगा, जो बेटियों की बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का उन्होंने यहाँ वादा किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे वचन पत्र में जो वादे हैं वो बिल्कुल गंगा जल की तरह है और वो बराबर हम पूरा करेंगे। अशोक मीणा, TV 27, शुजालपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।